हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं अपना लास्ट लेक्चर, जो कि आपका यह लास्ट लेक्चर होने वाला है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके फ्रेंड, तो आज यहीं पे हमारी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक खत्म हो जाती है। तो ये हमारी चल रही थी यूनिट नंबर 5 और यह आज हमारा लास्ट लेक्चर भी होने वाला है। ये देख लीजिए, यहाँ पे जो भी मतलब जितने भी कंटेंट बचे हुए थे आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, जैसा कि है सोडियम आयोडाइड स्टोरेज कंडीशन प्रिकॉशन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके फ्रेंड, टोटली चीज़ आज यहाँ पे कवर हो जाएगी। और ये भी हमारा बचा था रेडियो आइसोटोप्स किसे बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहीं से स्टार्टिंग कर रहे हैं। उससे पहले आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एस फार्मा में। ओके फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेडियो आइसोटोप्स क्या होता है। जनरली आप लोग क्लास 9th 10th 11 में तो जरूर रेडियो आइसोटोप पढ़े रहे होंगे। तो वहाँ पे क्या है, छोटी छोटी डिफिनीशनें थी, बहुत ही डीप में नहीं था। हमें यहाँ कुछ डीप में पढ़ना होता है, अलग डिफिनीशन आपको थोड़ी सी मिल सकती है, उससे आप डिस्टर्ब ना होइएगा। अब देखो, द radioisotopes आर एटम विथ एन अनस्टेबल कम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें देखो क्या होता है, जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो क्या है, अनस्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पहली डेफिनेशन तो ये है कि रेडियो आइसोटोप किसे कहते हैं, आप सीधा लिख दीजिएगा कि हमारे जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उन्हें वो क्या है, अनस्टेबल होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं रेडियो आइसोटोप्स। ओके फ्रेंड, अब देखो दूसरा, मैं आप लोग के लिए 2-3 डिफिनेशन लेके आया हूँ, जो आपको अच्छी लगेगी वही आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। रेडियो आइसोटोप्स आर एटम दैट हैव, यहाँ डबल बार हो गया है, दैट हैव एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। वही बात आई ना कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है एंड इमिट रेडिएशन एज दे डीके, और रेडिएशन इमिट कर करके निकाल निकाल के वो क्या है, डीके हो जाते हैं। ठीक है, अपना डीके करने लगते हैं। ये हो गया दूसरा। अब देखो तीसरा जो है, आप लोग बहुत मतलब पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कह सकते हो क्लास 8-9 थे। एज ए आइसोटोप्स दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट वेरियस या वेरीज न्यूट्रॉन। अब देखो यहाँ पे जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है हर में मतलब सब में क्या है, सेम होगा, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में, इसे हम बोलते हैं रेडियो आइसोटोप्स। ओके फ्रेंड, आई होप आप सभी का यह जो है छोटे से टॉपिक का डाउट क्लियर हुआ होगा। अब देखो, यह बेसिकली तो पूछा जाता है 2 मार्क्स का, अगर कभी कभी बड़े में पूछा जाए तो इस पर आप और कुछ भी बढ़ा के लिख सकते हो, कंटेंट पूरा हमारे पास अवेलेबल होता है। अब देखो, रेडियो सॉरी फ्रेंड्स, स्टेबल रेडियो आइसोटोप, इसके जो टाइप होते हैं हमारे, होते हैं एक स्टेबल होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे रेडियो एक्टिव रेडियो आइसोटोप। ओके फ्रेंड्स, अब देखो स्टेबल, जैसा कि आपको वर्ड से पता लग जाना चाहिए कि स्टेबल रेडियो आइसोटोप से बोला कैसे जाता है। स्टेबल रेडियो आइसोटोप्स आर एटम्स, ये एक ऐसे एटम होते हैं दैट हैव ए स्टेबल न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होता है, एंड डू नॉट इमिट रेडिएशन, और वो क्या है, अपने अंदर से रेडिएशन को इमिट नहीं करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं स्टेबल रेडियो आइसोटोप। मीन्स क्या होता है, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वह स्टेबल होते हैं, और एंड डू नॉट इमिट रेडिएशन, और अपने अंदर से वह रेडिएशन को इमिट नहीं करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं स्टेबल रेडियो आइसोटोप। अब देखो, रेडियो आइसोटोप किसे बोला जाता है, रेडियो एक्टिव रेडियो आइसोटोप्स आर एटम दैट हैव अन अनस्टेबल न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, एंड इमिट रेडिएशन एज दे डीके, और अपने अंदर से लगातार उन लोग क्या करते हैं, रेडिएशन को इमिट करते रहते हैं, उससे क्या डीके हमेशा होता रहता है। इन्हें हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेडियो आइसोटोप। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और आप डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे नई नई अपडेट आपको रोज देखने को मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड, अब देखो, हम लोग जो स्टडी ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, ये आपको सिलेबस में मेंशन किया गया है ना, स्टडी ऑफ रेडियो आइसोटोप, आप अपने सिलेबस से मैच करके ही पढ़ाई करते रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमें 3 करना है, कार्बन एलिमेंट, आयोडीन एलिमेंट और फास्फोरस एलिमेंट। अब कार्बन एटम जो है उसमें 3 आइसोटोप हमारे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसमें क्या है, 2 आइसोटोप, और इसमें भी 2 आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखो जो आपके एक मतलब बार बार पूछा जाता है, प्रिकॉशन इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, ये कभी कभी 7 मार्क्स में पूछा जाता है। ये अभी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। अब देखो, प्रिकॉशन इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं उनको क्या है, हैंडल करने में और स्टोर करने में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उसे हम देखते हैं। ग्रेट केयर हैज टू बी टेकन इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल फॉर प्रोटेक्टिंग पीपल, लोगों से बचाने के लिए हम क्या है, बहुत से मतलब ये इंस्ट्रक्शन वार्निंग वगैरह सभी लोग अपने मतलब मटेरियल या सब्सटेंस पे लेबल्ड करते हैं ना, कि इसे क्या है आप लोग ना छो। बस देखो, मतलब जो भी पॉइजन वाले होते हैं उस पर एक लेबल किया जाता है ना कि ये पॉइजनस सब्सटेंस है, इसको कोई लोग मतलब इनटेक ना करें। ठीक है, यही सब हमें क्या है, कुछ सावधानियां रखनी होती हैं अपने रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस को रखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखो ये जो प्रिकॉशन होती हैं यहाँ पे कुछ दी गई, इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं।
पहला क्या है, द रेडियो एक्टिव मटेरियल शुड नॉट कंटामिनेट द वर्किंग एरिया। इससे पहले तो जहाँ पे हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल बन रहा होता है उस एरिया में हमें क्या है, कंटामिनेशन नहीं फैलाना या तो नहीं करना है कंटामिनेट। ऐसा ना हो कि आप बाहर से कहीं घूम के आ रहे हैं, जहाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल बन रहे हो वहाँ तुरंत आप चले जाओ, फिर आओ बाहर, फिर जाओ, फिर अंदर आओ, तो क्या है, इससे वह कंटामिनेट हो जाएगा। तो ये हमें नहीं करना होता है। अब देखो, वाइल हैंडलिंग लिक्विड रेडियो एक्टिव मटेरियल, जब हम लोग के पास क्या है, लिक्विड रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट होते हैं तो उनके हैंडलिंग में हम लोग क्या है, रबर ग्लव्स का यूज मतलब हमें करना चाहिए। उसके बाद एक्टिविटीज सच एज स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द एरिया ऑफ रेडियो एक्टिव वर्क। जहाँ रेडियो एक्टिव वाला वर्क मतलब काम हो रहा होता है वहाँ पे हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ईटिंग नहीं करनी चाहिए और ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए। ये सब क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं, मतलब रोका गया है, ठीक है, वर्जित है, कह सकते हो तो वर्जित किया गया है। रेडियो एक्टिव वाले जब जहाँ काम हो तो उस एरिया में ये सब क्या है, वो वर्जित किया गया, मतलब रोका गया है। अब इसके बाद देखो चौथा वाला जो हमारा आता है, फोर्सेप्स शुड बी यूज्ड व्हाइल हैंडलिंग द रेडियो एक्टिव इमिटर। जब हम लोग क्या है, रेडियो एक्टिव इमिटर को इधर से उधर करते हैं, मतलब अगर यहाँ पे है तो अगर हमें यहाँ लाना है तो हम लोग फोर्सेप्स मतलब चिमटा का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखो चौथा हो गया। पांचवा क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर सजेस्टेड टू बी यूज्ड विद इन ए शॉर्ट पीरियड टाइम। जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उसको सजेस्ट किया जाता है कि यह क्या है, कम समय के लिए यूजेबल होता है। ओके, तो ये हमारा था 5 प्रिकॉशन इन हैंडलिंग, ठीक है, ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। अब तक हम लोग क्या प्रिकॉशन समझ रहे थे ना। अब हम देखेंगे अलग टॉपिक का है, स्टोरेज। स्टोरेज मतलब इसे कहाँ रखना है और कैसे रखना है। द रेडियो फार्मास्यूटिकल आर स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर। सबसे पहले क्या है, तो एयर टाइट कंटेनर जो अच्छे से वो बंद हो सके उसी में हमें रखना है और सील्ड प्लेस पे रखना है। एंड इन सुटेबल लेबल्ड कंटेनर, और जिस पे आप रख रहे हो उस पर अच्छे से हमें लेबलिंग कर देनी चाहिए। लेबलिंग तो सभी को पता होगा क्योंकि अब आप लोग आ चुके हो अपने लास्ट लेक्चर यूनिट नंबर 5 पे। तो सभी लोग जिसको जिसको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि लेबलिंग क्या होती है। अब देखो, पहला तो हो गया। दूसरा क्या है, स्टोर प्लेस शुड बी मॉनिटरिंग एज पर नेशनल रेगुलेशन फॉर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब जहाँ पे ये सब आपको रखना है उसको क्या हम लोग, एक गाइडलाइन आती है नेशनल रेगुलेशन फॉर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसको क्या हमें सब मेजर कर लेना चाहिए, मतलब हर चीज़ प्रॉपर है कि नहीं वहाँ पे। उसके बाद द कंटेनर ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में बिकम डार्क। अब देखो, ड्यू टू irradiation एंड ऑप्टिमम स्टोरेज कंडीशन शुड बी मेंटेन। अब देखो, ऐसा होता है ना कभी कभी कि क्या है, जिसमें आप लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस रख रहे हो कभी कभी वह डार्क हो जाता है, ठीक है, इरेडिएशन की वजह से, और उसका जो है स्टोरेज कंडीशन जो है थोड़ा ऊपर नीचे टेम्परेचर होने लगता है। तो ये सब हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर प्रेस्क्राइब। जितने भी हमें मतलब चीज़ें चाहिए उसमें रखने के लिए सभी प्रेस्क्राइब किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट से यह सब क्या है, प्रेस्क्राइब किया जाता है। फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेडियो आइसोटोप फैसिलिटी इन द हॉस्पिटल और फार्मेसी, हॉस्पिटल और फार्मेसी में रखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका स्टोरेज, आप इसे कहाँ रख सकते हो। अब मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूं तो ये एप्लीकेशन तो बहुत जगह यूज होता है, बट हम लोग केवल यहाँ पे मेन पढ़ेंगे। सबसे पहला कैंसर ट्रीटमेंट, दूसरा है डायग्नोस्टिक इमेजिंग, तीसरा है थायराइड फंक्शन टेस्ट और स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोसेस। ये सब आप मतलब अपने दिमाग में सेट कर लो, यही सब आपको लिख के आना है एप्लीकेशन में। ये सब कभी कभी 2 मार्क्स में पूछता है, ठीक है, तो 2 मार्क्स में आप यही सब लिख के चले जाएगा, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे एक जो आपका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, या तो ये 7 मार्क का पूछता है या तो 2 मार्क का, ठीक है। आप इसको अगर अपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखोगे तब भी यह मिल जाएगा आपको। सोडियम आयोडाइड 131, ये आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखो फ्रेंड, आयोडाइड 131, यहाँ सोडियम लिखा है, ठीक है। अब देखो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इट इज ए रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट थायराइड। अब देखो, यह क्या है, रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस तो है लेकिन हम लोग इसका यूज करते हैं मैलिग्नेंट थायराइड को ट्रीटमेंट में। अब मैलिग्नेंट थायराइड क्या होता है, ये एक तरह का होता है कैंसर, जिसमें क्या है, थायराइड ग्लैंड में एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होने लगता है। और बेसिकली हमारा कैंसर में क्या होता है, उसमें भी सेल का ग्रोथ एबनॉर्मल होने लगता है, बट मैलिग्नेंट थायराइड में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के जितने भी सेल होते हैं वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट थायराइड। जो हमारी सेकंड पॉइंट है, द आयोनाइजिंग रेडिएशन ऑफ आयोडीन 131। अब देखो, जो आयोडीन में से जो निकलती है हमारी रेडिएशन और एब्जॉर्ब बाय द थायराइड टिश्यू एंड डैमेज दैट टिश्यू। अब जो भी आयोडीन 131 से जो भी रेडिएशन निकलती है वो थायराइड टिश्यू उसको एब्जॉर्ब करेगी, और जो भी टिश्यू डैमेज थे, सॉरी फ्रेंड्स, डैमेज दैट टिश्यू, और जो भी मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ था सेल का, जब सेल का ग्रोथ होगा तो जाहिर सी बात है टिश्यू बना लेंगे, और जो भी टिश्यू बने हैं उसको क्या है, डैमेज करेगा। कौन, हमारा जो ये रेडिएशन निकली है इसी को डैमेज कर देगा। उसके बाद द सोडियम आयोडाइड 131 इमिट्स अबाउट 90% ऑफ बीटा रेडिएशन
ज़्यादातर ये 90% क्या है वो अपने अंदर से बीटा रेडिएशन निकालती है, और जो 10% बचा होता है हमारा वो गामा रेडिएशन निकालती है। ओके फ्रेंड, अब देखो इंट्रो तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब इसका मैकेनिज्म आप लोग देख लो, तो मैकेनिज्म भी ऐसे बिल्कुल आसान है। द आयोडाइड इंटर द थायराइड थ्रू द सोडियम या आयोडाइड सिम्पोर्टर। ये जो हमारे आयोडाइड होते हैं वो थायराइड में एंट्री करते हैं किसके थ्रू, सोडियम या आयोडाइड सिम्पोर्टर के थ्रू, और वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद हियर इट ऑक्सीडाइज इनटू आयोडीन। अब जब वह एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो ऑक्सीडाइज होके आयोडीन बना लेते हैं। इमिट्स रेडिएशन, उसके बाद जब आयोडीन बना लेते हैं तो वहाँ पे उन लोग क्या है रेडिएशन को इमिट करने लगते हैं। नाउ दीज बीटा रेडिएशन डिस्ट्रॉय द थायराइड टिश्यू। और ऊपर आप लोगों ने पढ़ा कि 90% क्या है बीटा रेडिएशन निकालती है ना, तो वही जो बीटा रेडिएशन जब निकलती है तो थायराइड टिश्यू को वो डैमेज कर देती है। ये है पूरा मैकेनिज्म हमारा सोडियम आयोडाइड का। मतलब सोडियम आयोडाइड जब मैलिग्नेंट थायराइड में इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है तो ये कैसे अपना काम करता है, इसको हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म वाले टॉपिक के अंदर। अब इसकी प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टी भी बहुत छोटी सी है। इट इज ए कलरलेस सोल्यूशन। पहली बात तो जो हमारा सोडियम आयोडाइड होता है वह कलरलेस सोल्यूशन होता है, जिसका पीएच होता है 7 से 10 के बीच तक। ओके, इट इमिट्स बीटा एंड गामा रेडिएशन। ये क्या है, बीटा और गामा रेडिएशन इमिट करता है, और इसका यूज हम लोग करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। अब देखो थायराइड ग्लैंड का जब क्या है ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके फ्रेंड, ये इसी वाले डिजीज में यूज करते हैं हम लोग सोडियम आयोडाइड। ओके फ्रेंड, अब देखो यहाँ पे हमारा जो है यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो स्पेशली हमसे वह इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। बाकी कमेंट बॉक्स में हम लोग कमेंट करो, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा सभी को। ओके फ्रेंड्स, अब यहीं पे हमारी क्या है कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपसे मिलूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको और भी सब्जेक्ट चेकआउट करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। वहाँ से आप हर एक सब्जेक्ट की स्टडी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं और नोट्स भी बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।